अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी और उसके जो है हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको एंडोक्राइनोलॉजी आपने तैयार कैसे करना है 1 मिनट के अंदर वो गाइड कर देता हूँ, देन इंशाल्लाह मूव करेंगे इसके एमसीक्यू डिस्कशन की तरफ। ओके, एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली आपके पास अगर मैं आपको बुक्स बताऊँ ना कि आपने एंडोक्राइनोलॉजी कहाँ से करनी है, तो इट्स गाइटन गाइटन से आप लोग कर सकते हैं और मिनी गाइडन से आप लोग कर सकते हैं और जेपी से आप लोग कर सकते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फिरदौस या फिरदौस की तरफ। ये तीन आपके पास बुक्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं। मैं तीनों के बारे में आपको गाइड कर देता हूँ कि वन बाय वन आप किस तरह इनसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ इसकी गाइडन की, गाइडन का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप गाइडन से जब आप करना चाह रहे हैं ये वाला, तो आप किस आप गाइडेंस से क्या करेंगे। ये फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया, आपने गाइडेंस से सारी एंडो करनी और आपने एंड तक गाइडेंस से पढ़नी, तो आपको इसके लिए करनी पड़ेगी शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, बड़ी आसान सी चीज़। आपने शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से करनी, आपने जो भी एक पेज पढ़ा गाइडेंस का, ये फॉर एग्जांपल आपको पूरा पेज है, आपने ये रीड किया, आपने क्या करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते जाना, इन जो आपको लगता है एमसीक्यूज बन सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके बाकी इंपॉर्टेंट एससीक्यू अंदर कोई बताया हुआ गाइडलाइंस के अंदर ये कुछ, तो आपने उसको स्टिकी नोट लेना है या एक पेज पे आपने वो पर्चियां बना लेनी, उसके ऊपर आपने फ्लो चार्ट के फॉर्म में सिंपली जिस तरह की वो आपने लिख के, तो आपने जो है इसके साथ ही अटैच। और सेकंड मेथड, आप गाइडेंस अगर करना चाह रहे हैं तो आप अपने नोट्स बना लें और प्लस इसके आपने क्या करना है कि उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आप गाइडेंस पे हाईलाइट कर, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाए मिनी गाइडन की तरफ। मिनी गाइडन से अगर आपने करना है तो आप सारा मिनी गाइडन से इजीली कर सकते हो, तो आप मिनी गाइडन को करें। बट आई प्रेफर कि आप, आई सजेस्ट कि आप क्या प्रेफर करें, गाइडन को करके मिनी गाइडन के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐड। एंड थर्ड इज जेपी। जेपी से सिर्फ आपने उस वक्त करना है या कुछ चीज़ें करनी है, आपने हार्मोन्स के फंक्शंस कोई जो डिसऑर्डर्स हैं वो आप थोड़ा सा कर सकते हैं, बट गाइडन से रीड मस्ट है एमसीक्यूज के बाद। हाँ, अगर आप एमसीक्यूज गाइडन रिव्यू के कर लें सारे, जिस तरह मैं अभी डिस्कशन में करेंगे, फिर आप जेपी पढ़ लें तो फिर इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपने जो है ये एंडोक्राइनोलॉजी करनी है। और इसी तरह आपके बायोकेम का ये पार्ट है। बायोकेम में जस्ट आपने कैटेकोलामीन, इंसुलिन, ग्लूकागोन और कुछ हार्मोन्स जो है उनका मेटाबॉलिज्म अलग से करना, वो गूगल कर लें। बाकी सारा आपका यही वहीं पे काम आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज भी यही वाले मुझे काम आ जाएगा। चलिए जी, मूव करते हैं आज की डिस्कशन की तरफ। दैट इज अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। और सबसे पहले जो एमसीक्यूज मैंने हैं ये कुछ पास्ट पेपर से लिए हैं, कुछ मैंने बीआरएस से लिए हैं और कुछ गाइडन रिव्यू से लिए हैं। ये स्पेलिंग रिव्यू, ओके। अच्छा, ये जो तीन सोर्सेज मैंने आपके सामने लिखे हैं, यही सोर्सेज जो हैं ये पास्ट पेपर में आते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि गाइडन रिव्यू के पेट लाइंस विद पेट ऑप्शंस आपके पास पेपर में आता है। इसी तरह बीआरएस के बारे में और पास्ट पेपर तो आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें सब चीजें आती हैं। ठीक है, सो ये तीन वो मेन सोर्सेज है जिनसे एमसीक्यूज आपके उसमें भी आते हैं, प्रूफ में भी आते हैं। ठीक है, सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की जो हमारे एमसीक्यूज की डिस्कशन है, इसको मैंने डिजाइन इस तरह से किया, पहले एमसीक्यूज है, उसके बाद उसका आंसर अगली स्लाइड में विद उसके आप कह रहे हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है वो भी। ठीक है, सो आप पहले खुद ट्राई करें कि एमसीक्यूज क्या है, उसका आंसर है, फिर उसके बाद जो है अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेनेशन तो पता चल ही जाएगी। ठीक है, साथ ही हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एमसीक्यूज यूएचएस का पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, एट puberty which hormones become most active। देखिए बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज है। आपने सबसे पहले कोई भी इस तरह का एमसीक्यूज आया, आपने दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट आपको पता चल जाता है ये एमसीक्यूज का आंसर, दूसरा तरीका होता है डिडक्टिव आंसर, डिडक्टिव तरीका होता है। उसका क्या मसला होता है, उसमें आपने देखना होता है कि कौन सी चीज को हम किससे रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले दो तरह के ऑप्शन है, दो तरह की इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, एक पबर्टी और एक एक्टिव, ये दो मेन वर्ड्स हैं इस स्टेटमेंट के। सो हमने देखना है पबर्टी में कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है जो कि पहले एक्टिव नहीं है या कम एक्टिव या लेस एक्टिव। ठीक है, सो अगर हम इन सारे हार्मोन्स की तरफ देखें, एलएच है, इंसुलिन है, सोमैटोट्रोफिन है, स्टीरॉयड और थायराइड है। अगर हम थायराइड की तरफ देखें तो थायराइड आप देखें बड़ा सिंपल सी बात है कि थायराइड आपके पबर्टी से पहले भी एक्टिव होता है, बाद में भी एक्टिव होता है, क्योंकि इसने थायरोक्सिन रिलीज करना है।
अगर स्टीरॉयड हार्मोन्स की बात करें, ये भी पहले भी एक्टिव है, इनमें से कुछ कुछ बाद में एक्टिव होते हैं, लेकिन सारे के सारे स्टीरॉयड्स हैं वो पुबर्टी के बाद एक्टिव नहीं होते, ठीक है। सोमैटोट्रोफिन तो आपको पता है पुबर्टी से पहले ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि रोल होता है। इंसुलिन, इसका पुबर्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो सिंपली मेटाबॉलिज्म ऑफ जो हमारे पास है ग्लूकोज की जो एलएच एक ऐसा हार्मोन है, आपको पता है जब फीमेल, इसमें वर्ड तो नहीं लिखा हुआ स्टेटमेंट में, लेकिन जब फीमेल की पुबर्टी के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस वक्त एलएच सर्ज होता है, जिसमें ये ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन था, दैट इज एलएच। और ये क्यों होता है वो आपको मैंने रीजन बताया, ठीक है। बेसिकली जो रिप्रोडक्शन के हार्मोन है ये भी आपकी एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने डिस्कस की है, ठीक है, इसके अंदर, ताकि आपके दोनों टॉपिक एट अ टाइम। चलिए जी अगला एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द हाइपोथैलेमस? एटीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोमिलिन। देखिए आपने ये देखना है कि जो स्टोर हमारे पास प्रोड्यूस भी और स्टोर भी हाइपोथैलेमस में। सबसे पहले वो वाले तो निकाल देना जो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस नहीं होते। एडीएच प्रोड्यूस होता है, यस। थायराइड स्टिमुलेटिंग तो प्रोड्यूस ही नहीं वहां पे, एलएच भी वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। सोमैटोमिडिएस्टेटिन होता है जी बिल्कुल, और सोमैटोमिडियन भी वहां पर प्रोड्यूस नहीं होता। सो दो ऑप्शन बन गए, एडीएच और सोमैटोस्टैटिन। अच्छा सोमैटो एडीएच का तो आपको पता है कि ये स्टोर प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन जो ये स्टोर है आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। सो ये भी ऑप्शन निकल गया। बाकी हमारे पास क्या बचा है, सोमैटोस्टैटिन, दैट इज अ हार्मोन जो कि हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस में ही प्रोड्यूस होता है और वहीं से स्टोर होता है, ठीक है। ओके जी, इसका ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट। Somatostatin, the inhibitory hormone. Somatostatin is both synthesized and stored in the hypothalamus. Some cells secrete chemicals into extracellular fluid that acts on cells in the same tissue. Which of the following? डिफरेंट तरह की रेगुलेशन होती है। एक रेगुलेशन होती है कि आपकी ये सेल है, ये एक टिश्यू पड़ा हुआ है जिसमें डिफरेंट सेल, हुआ क्या कि इस सेल से सक्रीट हुआ, साथ वाले सेल पे, इसी टिश्यू पे उसने, एक है कि इस सेल से प्रोड्यूस हुआ इसी सेल, इस सेल से प्रोड्यूस हुआ सर्कुलेशन में चला गया, एक इस सेल से प्रोड्यूस हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशन। न्यूरोनल रेगुलेशन, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन का चक्कर है, न्यूरोट्रांसमीटर के। एंडोक्राइन, जो एक सेल से प्रोड्यूस और सर्कुलेशन में चला जाए। न्यूरो एंडोक्राइन, अगेन न्यूरोनल और एंडोक्राइन दोनों चक्कर है। पैराक्राइन, पैराक्राइन एक ऐसी टाइप ऑफ रेगुलेशन है जो कि एक सेल से प्रोड्यूस हो और साथ नेबर सेल पे एक्ट करे, यानी सेम टिश्यू पे एक्ट करे, ठीक है। Some cells secrete chemicals into the extracellular fluid that acts on same cells in the same tissue. मतलब on the cells in the same tissue, यानी उन्हीं उसी टिश्यू पे जो सेम सेल है उसी जगह पे पड़े हुए सेल्स उन्हीं पे एक्ट करते हैं, दैट इज पैराक्राइन। और ऑटोक्राइन जो होता है जो उसी सेल के ऊपर एक्ट करे, यानी सेल भी सेम हो, तो वो हम कहते हैं ऑटोक्राइन। सो दिस इज अ टाइप ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा था ये भी, दैट इज पैराक्राइन, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, as menstruation ends, estrogen level in the blood rise rapidly. What is the source of corpus luteum, developing follicles, endometrium, stromal cells of ovaries or anterior pituitary? देखिए menstruation ends, menstruation end हो गई, एक menstruation cycle खत्म हो गई, अगला menstrual cycle start, ठीक है। सो उसका लेवल इंक्रीज कर जाता है, यानी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखो तो हमारे पास क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है उस टाइम कॉर्पस लूटियम जब वो हमारे पास रिलीज कर रहा था, उसके साथ मेंस्ट्रुएशन एंड जो कॉर्पस लूटियम ये डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा इसका जो है ऑप्शन है, दैट इज डेवलपिंग फॉलिकल्स। डेवलपिंग फॉलिकल क्यों होता है देखें, क्योंकि जब हमारे पास जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट था तो कॉर्पस लूटियम के लेना ना प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने के लिए, लेकिन जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन उनके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन का जो सिंपल दैट इज ओवेरियन फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन जब मेंस्ट्रुएशन एंड होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारे पास वो क्या हो जाता है, हमारे पास सिंपली डिग्रेड हो जाता है, जबकि बचता है जो हमारे पास चीज दैट इज हमारे पास सिंपली जो है वो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, जो कि अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। अगेन पिछले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। दूसरा, 30-year-old woman reports to clinic for a routine physical examination. The examiner reveals she is pregnant. Her level of TSH are high, but her total thyroid concentration is normal. Which of the following best reflects the patient's clinical state? Hashimoto's डिजीज है। देखिए सबसे पहले तो आपको इंडिकेशन क्या देखनी है, TSH लेवल,
और दूसरा थायराइड का हार्मोन का लेवल, दोनों चीज। देखिए सबसे पहले तो आपने देखना थायराइड का हार्मोन लेवल नॉर्मल है, सो ग्रेव्स डिजीज तो यहाँ से निकल गई, ठीक है, ये तो यहाँ से ही कट हो गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हाइपोथैलेमिक ट्यूमर जो है ये भी यहाँ से हो गया, क्योंकि इसमें भी थायराइड का लेवल इंक्रीज होना चाहिए। और पिट्यूटरी ट्यूमर ये भी यहाँ से निकल गया, क्योंकि इसमें भी थायराइड का साथ ही लेवल इंक्रीज होना चाहिए। सो पेशेंट इज टेकिंग थायराइड एक्सट्रैक्ट्स, ये और ये हमारे पास हैशिमोटोस डिजीज। अब हैशिमोटोस डिजीज के अंदर क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक plasma level of TSH are sensitive index of the circulating level of unbound, basically जो थायरोक्सिन रिलीज होती है, थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, वो हमारे पास दो फॉर्म में होता है, एक फ्री फॉर्म में होता है और एक बाउंड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो हमारे पास अनबाउंड फॉर्म में या फ्री फॉर्म में उस पर डिपेंड करता है कि कितना TSH जो है वो रिलीज होता है। जो हैशिमोटो डिजीज है इसके अंदर जो फ्री हमारे पास होता है ना, ये अनबाउंड हमारे पास थायराइड होता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से TSH इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली थायराइड का थायराइड हार्मोन का लेवल है वो सेम रहता है, ठीक है। इस वजह से क्या है हमारे पास इसका आंसर हैशिमोटो। आगे मैं एक चार्ट में आपको ये फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, अगली स्लाइड के अंदर हमने ये मैं एक दफा जरा आपको चार्ट दिखा दूं, एक्सप्लेन की हुई है जिसमें आपको काफी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखें आपके सामने डिफरेंट डिजीजेस एंड उसमें TSH का लेवल, F और फ्री, T4 T3 का लेवल, और इसी तरह आपके पास जो है ये सारे लेवल्स गिवन है, ठीक है। TSH फ्री, T4 का लेवल, T3 का लेवल, और उसके बाद हमारे पास दूसरी जो क्या है ग्रेव्स डिजीज में देखो TSH का लेवल कम, इनका लेवल हाई। प्रेगनेंसी में देखो TSH का लेवल कम और इसका नॉर्मल या लो होता है, इसका नॉर्मल होता है। लैब एरर में हाई 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 तीनों हो सकते हैं। डाइट इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म में नॉर्मल नॉर्मल और लो इसका लेवल होता है। ये देखो हैशिमोटोस थायरोइडाइटिस जो है इसके अंदर क्या होता है TSH का लेवल हाई है, लेकिन फ्री जो थायरोक्सिन है T3 T4 है उसका लेवल कम है, लेकिन ओवरऑल थायरोक्सिन का लेवल सेम होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्री है उसका लेवल कम होगा, इस वजह से इसका हैशिमोटोस डिजीज। और सब क्लिनिकली माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका TSH का लेवल हाई होता है और बाकी दोनों नॉर्मल होता है। सो इट्स इज आल्सो अ केस जिसके अंदर हमारे पास जो फ्री T4 3 ये सेम होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो थायरोक्सिन है वो चेंज होता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसमें थायरोक्सिन कम होगी ओवरऑल, लेकिन जो फ्री लेवल है इनका अनबाउंड लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो ये चार्ट से आपने याद रखने, ये वाले एमसीक्यूज आपने काफी दफा आए हुए हैं आपके पहले भी, सो आपने इनको अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपके सामने। सो ये चार्ट आपने ज़हन में रखना, दैट इज अबाउट जो नेक्स्ट है पेशेंट हैज अ गोइटर एसोसिएटेड विद हाई प्लाज्मा लेवल ऑफ thyrotropic releasing hormone and TSH, her heart rate is elevated, the patient is likely which, बिल्कुल देखिए आपके सामने बिल्कुल सिंपल सी चीज उसने, सबसे पहले आपने जो चीजें इसमें देखनी है दैट इज द लेवल ऑफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर एंड द लेवल ऑफ TSH, और उसके बाद हमारे पास हार्ट रेट इज एलिवेटेड। देखिए इसमें ना हाइपोथैलेमिक ट्यूमर सिक्रेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, क्यों? क्योंकि जब ये रिलीज करेगा तो TSH का लेवल हाई होगा और इसकी वजह से क्या होगा, पिट्यूटरी की सेक्रेशन ज्यादा होगी TSH की, जिसकी वजह से थायरोक्सिन की जो है थायराइड हार्मोन सेक्रेशन ज्यादा होगी, अल्टीमेटली हमारे का जो रेट है वो भी ज्यादा हो जाएगी, नहीं ओवरऑल सारी सेक्रेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। जबकि इन बाकी सारी कंडीशन में मैं आपको पहले ही पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो आपकी बाकी जो चीजें उसके अंदर नहीं होता, कि आपके सामने ग्रेव्स डिजीज में देखो TSH का लेवल कम है, इसमें TSH का लेवल हाई है, ठीक है। उसके बाद गोइटर और उसमें देख लो आप लोग कि उसमें भी ये सारी कंडीशंस अप्लाई, सो बिल्कुल सिंपल से ये एमसीक्यूज था आपके पास जो आपने देखना। अच्छा जी, a man eat a low carbohydrate meal which is rich in protein containing the amino acids similar to insulin secretion, which response account for the absence of hypoglycemia। अब क्या कहता है हाइपोग्लाइसीमिया की एब्सेंस हो गई इस सो इसमें देखें आपके पास जब हमारे पास एक बंदा है जिसने कार्बोहाइड्रेट मील लो खाई है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है और प्रोटीन ज्यादा है,
जिसके that is rich in the protein containing the amino acid that stimulate the insulin secretion. इंसुलिन की secretion होगी, which response accounts for the absence of hypoglycemia. यानी हमारे पास इंसुलिन रिलीज हुई लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया की एब्सेंस होगी. आपको पता है इंसुलिन के साथ ही जो इसका दूसरा हमारे पास हार्मोन है दैट इज ग्लूकागोन. सो ग्लूकागोन की स्टिमुलेशन होगी इसके साथ ही. तो कंजप्शन ऑफ अमाइनो एसिड स्टिमुलेट द बोथ growth hormone and glucagon secretion. Increase the glucagon secretion tend to increase the blood glucose concentration और इस वजह से हमारे पास जो ओवरऑल है हाइपोग्लाइसीमिया नहीं. तो वरना क्या हो, आपको तो जो इंसुलिन है ओवरऑल ग्लूकोज के लेवल को कम करता है बॉडी में. सो अगर आप ये देखो कि अगर बाकी ऑप्शंस की तरह आप देखो तो ग्रोथ हार्मोन है इसके अंदर सप्रेस्ड, उसकी वजह से भी नहीं होगा. सोमैटो मीडियन का भी कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, कोर्टिसोल सेक्रेशन का भी नहीं और एपिनेफ्रिन का भी इसमें जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है. सो इट्स ग्लूकागोन जो कि हमारे पास अगेन व्हिच टेंड्स टू इंक्रीज द सेक्रेशंस ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोज की अमाउंट को ज्यादा करता है. व्हिच हार्मोन इज लार्जली अनबाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. देखिए प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अनबाउंड हार्मोन्स कौन से हैं. आपने इसकी कैटेगरी आपको सारी बताई हुई है मैंने. कैटेगरीज आपको पता है बल्कि कौन कौन सी इसमें प्रोटीन इन नेचर होते हैं, स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं हमारे पास, और उसके अलावा अमाइनो एसिड इन नेचर होते हैं और डिफरेंट तरह के हार्मोन्स. सो जो स्टीरॉयड्स होते हैं बेसिकली दीज आर नॉट वाटर soluble and not highly bound by the plasma protein. ये चीज है स्टीरॉयड पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन जो स्टीरॉयड है वो नॉट वाटर soluble नहीं होते बल्कि प्रोटीन के साथ मिलती है. स्टेटमेंट थोड़ी सी उल्टी होगी. ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द the rate of excretion of calcium ion by kidney. अच्छा देखिए किडनी के अंदर कैल्शियम आयन की एक्सक्रीशन को इसने इंक्रीज करना है. A decrease in the calcitonin concentration and increase in the phosphate ion concentration, decrease in the plasma level of parathyroid और metabolic glucose. देखिए कैल्सिटोनिन का डिक्रीज जो है, देखिए कैल्सिटोनिन का आपको पता है क्या काम होता है ओवरऑल. कैल्सिटोनिन अगर कम हो तो हमारे पास बॉडी इसके अंदर जो कैल्शियम के लेवल है वो टेंड्स टू इंक्रीज और वो एक्सक्रीशन को कम करता है. फॉस्फेट की कंसंट्रेशन अगर प्लाज्मा में आपको पता फॉस्फेट इज रिलेटेड टू कैल्शियम, सो ये भी नहीं. अ डिक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन. So that is decrease in the plasma level of parathyroid hormone because क्यों देखें the concentration of parathyroid strongly regulates the absorption of calcium ion from the renal tubule fluid. So जैसे इसका लेवल कम होगा तो इसकी जो concentration है ओवरऑल वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और रेगुलेट कर देगा एब्जॉर्प्शन. ठीक है renal tubule से. So इस तरह से हमारे पास इसकी एक्सक्रीशन के ऊपर ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है. इसके बाद पेशेंट प्रेजेंट्स विद टैकीकार्डिया एंड हीट इंटॉलरेंस. यू सस्पेक्ट ग्रेव्स डिजीज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद योर डायग्नोस. आपने ग्रेव्स डिजीज जो है डायग्नोस की तो आपने बताना है कि ग्रेव्स डिजीज की कौन कौन सी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन सी नहीं है वो आपने इंडिकेट करनी है. सो आपको पता है ग्रेव डिजीज में ये लेवल इंक्रीज होंगे, टीएसएच के लेवल कम होगा, एक्सोप्थेलमस होगा, गोइटर होगा. सिर्फ एक जो है थायराइड रेडियोएक्टिव जो आयोडीन अपटेक है वो हमारे पास ज्यादा होगा, कम नहीं होगा. ठीक है. सो टीएसएच के अंदर रिसेप्टर्स के अंदर स्टिमुलेट मेनी ऑफ द स्टेप ऑफ द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्लूडिंग इंक्रीज आयोडीन अपटेक. क्योंकि थायराइड ज्यादा बन रहा है तो आयोडीन की अपटेक भी ज्यादा. नेक्स्ट मूव करते हैं 30-year-old वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट ड्यूरिंग suckling. which hormone response is expected in the woman. देखिए जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसके अंदर एक ये सिंपल डायरेक्ट आंसर आपके देने वाला कि इसके अंदर डायरेक्ट एक ही हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं. ठीक है. इसके अंदर हमें वो जरूरत नहीं है कि हम ना सारे ऑप्शंस जो है वो बार बार देखें. सो इट्स ऑक्सीटोनिन जो कि रिलीज होता है और वहां पे जाके हमारा इफेक्ट करता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी. अच्छा यहाँ पे मैं ना सारे ऑप्शन इसलिए पढ़ा कि आप जब पढ़ें वीडियो वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं इसलिए जरा. Which of the following would be associated with parallel changes in the aldosterone and cortisol secretion. देखें जी
उसने ये बोला है कि which of the following associated with parallel changes in the aldosterone and cortisol secretion. एल्डोस्टेरोन की secretion देखनी है और एक cortisol की. देखिए Addison disease है, person with Addison disease have diminished secretion of both glucocorticoids and mineralocorticoids. In the person with Cushing disease or Cushing syndrome, cortisol secretion is elevated while the aldosterone secretion is normal. Cushing तो बिल्कुल नहीं है, Addison disease है इसमें related, so it's aldosterone and cortisol in mineralocorticoid और glucocorticoid दोनों ये same effect इसका show, यानी same increase इसमें show हो रहा है. 55-year-old man has developed a syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion due to carcinoma of lungs. Which physiological response would be expected? Physiological response. अब आपको पता है कि जब हमारे पास inappropriate ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन सेक्रेशन है तो इसमें डायरेक्ट हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि ADH का ताल्लुक. ठीक है, सो इसलिए सबसे पहले आपने ADH वाली स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करी, ऐसा कोई भी, लेकिन हम बाकी भी कोशिश करते हैं. इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, ADH कम तो ऑस्मोलैलिटी कैसे इंक्रीज करेगी हमारे पास, सो ये तो नहीं हो सकता. इनअप्रोप्रिएटली लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी रिलेटिव टू प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ADH रिलीज ही नहीं हो रहा, तो यूरिन की लो ऑस्मोलैलिटी कैसे हो सकती है. सो इंक्रीज द थर्स्ट, ये भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो ADH का सेक्रेशन जो है ऑलरेडी कम है, तो हमारे पास इसमें ये भी नहीं. सो इट्स बेसिकली डिक्रीज द सेक्रेशन ऑफ ADH पिट्यूटरी, इनअप्रोप्रिएट जो ADH सिंड्रोम है. ठीक है, अब रीजन भी आगे देख लेते हैं क्यों. Decrease the secretion of ADH from the pituitary, inappropriately high rate of ADH secretion from the lungs or the excess water reabsorption. ठीक है, so उसमें ADH की secretion वहां से हमारे पास कम हो गई. Which hormone activates the enzyme linked receptor? It's insulin, enzyme linked receptor. ये सारा आपने tables करने, ये बहुत important. इंसुलिन, ACTH, PTH, एल्डोस्टेरोन, ADH, ये आपको पता है कि कोई इसमें से पेप्टाइड है, कोई इसमें से प्रोटीन इन नेचर है, कोई इसमें से हमारे पास स्टीरॉयड है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा है, एंजाइम लिंक कौन सा है हमारे पास इसमें, और स्टीरॉयड इन नेचर कौन सा, तो उसमें कौन सा आएगा. सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट. Which of the following is produced by the trophoblast cell during the first 3 weeks of pregnancy? ये आपको पता है हमारे पास कि ह्यूमन क्रोनिक ये हमारे पास बाद में सीक्रेट होते हैं. सो ये आपने एमब्रियो में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें भी सच कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं चाहिए. सो इट्स अबाउट रिप्रोडक्शन वाला. Okay, which hormone is not stored in endocrine producing gland? It's very important. ये आपको बताना चाहिए कि कौन से ऐसे हार्मोन है जो कि अपने ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, वहां पे स्टोर होते हैं. ठीक है, और कौन सा है which is not stored in its endocrine producing gland. अब देखिए T4 यानी थायरोक्सिन है, थायराइड ग्लैंड करता है, वहां से सेक्रेट होता है, वहीं पे स्टोर होता है. पैराथायराइड है, वो भी वहीं पे आपको होता है पैराथायराइड हार्मोन में. एल्डोस्टेरोन की बात करें अगर हम, इसकी बात हम करते हैं कि स्टोर कहां पे होता है. ACTH ये आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी का है, और इंसुलिन जो आपको पता है पैंक्रियाज का. सो अगर हम बात करें हैं एल्डोस्टेरोन की, aldosterone is not stored to any appreciable extent in their endocrine producing. This is true for aldosterone. Why? Because it's steroid in nature. ठीक है, सो ये अप्रिशिएटली वहां पे स्टोर नहीं होता. दूसरी बात ये कि फौरी तौर पे ये एक्ट कर देते हैं. The placenta is incapable of synthesizing which hormone? Estrogen, progesterone, androgen, yeah, estriol. It's androgen. The placenta cannot produce androgen but can only produce DHEA by removal of the sulfate from the dihydroxy estrogen dihydroxy. Yes. Sorry, I forgot that कि ये क्या था. So I just searched. It's dihydroxy. It's dihydroxy epiendosterone. ठीक है, so ये हमारे पास इससे बनता है. So एंड्रोजन जो है इससे रिलीज नहीं होता. Which finding will likely to be reported in patient with deficiency of iodine intake? ठीक है,
अब आपने देखना है कि आयोडीन इनटेक की डेफिशिएंसी है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? वेट लॉस, नर्वसनेस, इंक्रीज स्वेटिंग, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबिन और टैकीकार्डिया। अच्छा जी, अब इसने क्या बोला है, इसके अंदर हमने देखना ये है कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा। देखिए, वेट लॉस, नर्वसनेस, इंक्रीज स्वेटिंग एंड टैकीकार्डिया। इसके अंदर अगर हम वेट लॉस और इंक्रीज स्वेटिंग और टैकीकार्डिया देखें, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड विद थायरोक्सिन। सो इंक्रीज आयोडीन के इनटेक, तो ये हम सोच सकते हैं। तो इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबिन हमारे पास ये स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन की इनटेक कम होने की वजह से हमारे पास जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस वो कम हो जाएगी। सो द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड इज impaired if the iodine is deficient. So उसकी वजह से बाकी symptoms शो नहीं होंगे. So it's increases synthesis of thyroglobulin. 37-year-old woman present her physician with an emergency. एक मिनट, मुझे शो नहीं हो रहा शायद. With an enlarged thyroid gland and high plasma level of T4 and T3, which of the following is likely to decrease? देखिए, T3 and T4 is high, तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज आपको चाहिए कि जब हमारे पास प्लाज्मा लेवल ऑफ T3 एंड T4 हाई, थायराइड ग्लैंड हमारे पास इनलार्ज, उस टाइम हमारे पास किस चीज पे इफेक्ट आता है? दैट इज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अगर हम इसकी बात करें किस तरह, मैं आपको ये एमसीक्यू जरा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, T3 T4 का लेवल हाई, थायरोक्सिन का मतलब लेवल हाई, हार्ट रेट हाई, कार्डिक आउटपुट हाई, वेंटिलेशन रेट हाई, मेटाबॉलिक रेट हाई, ये चारों चीजें एग्जैक्ट हाई होंगी। यहाँ पे पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जब थायराइड हार्मोन इंक्रीज होता है तो आपको पता है इट विल कॉज इंक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज किया जिसकी वजह से जो हमारे पास है उसकी वैसोडाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ठीक है, ये इसकी रीजन है। बिफोर इंटरकोर्स अ वुमन irrigates her vagina with a solution that lowers the pH of the vaginal fluid to 4.5. What will be the effect on the sperm cell in the vagina? देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल बता देता हूँ। नॉर्मली वजाइना इज एसिडिक इन नेचर, कि उसके अंदर ऐसी जो इन्वायरमेंट है हमारे पास एसिडिटी होती है बहुत ज्यादा। जब उसने एक ऐसी मतलब सोल्यूशन या ऐसी कोई चीज लगाई जिसकी वजह से उसके वजाइना के अंदर एसिडिटी कम होगी, यानी पीएच इंक्रीज होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगी, क्योंकि स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है, रेट ऑफ मूवमेंट है, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ज्यादा होता है। ठीक है, सो हमारे पास जब ये वाला काम हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारे पास पीएच जो है वो हमारे पास वजाइना की लो होगी है। ठीक है, और इसकी वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो हमारे पास स्पर्म की इफेक्ट होगी। सो ओवरऑल अगर मैं इसको डिस्कस करूं कि अगर उसकी जो पीएच है 6.8 है पहले, जो कि उसमें चाहिए, तो अगर ये ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें उसकी स्पर्म की जो मोटिलिटी वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, which physiological response is greater for T3 than for T4? Its affinity for the nuclear receptor। ये आप एक दफे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ओके जी, अब पास्ट एमसीक्यूज की तरफ आए हुए हैं आपके पहले से। पास्ट एमसीक्यूज में है पैरेलल चेंजेस इन एल्डोस्टेरोन जमा कोर्टिसोल, ऑलरेडी बता दिया, बोथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। प्री ओव्यूलेटरी सर्च किसकी वजह से होता है? प्रोजेस्टेरोन की वजह से। व्हिच हार्मोन इज नॉट स्टोर्ड? एल्डोस्टेरोन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, एपिनेफ्रिन, बायोकेम के एमसीक्यूज है। मेनोपॉज की बात करें, एस्ट्रोजन के अंदर इसका रोल है। इंसुलिन जो है रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है ऑफ सब्सटेंसेस। एंटीरियर प्यूटरी से टीएसएच रिलीज होता है। 45 ईयर ओल्ड पेशेंट, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 135 है। इंक्रीज एपेटाइट, टाइप 2 डायबिटीज इसके अंदर। ठीक है, ये पास्ट पेपर पूछे हमसे तो जिनके सिर्फ ग्लूकोज लेवल इज 120, हाई बीपी, हाइपरथायरॉइडिज्म है, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म है, ये सारी चीजें। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये आपने एक दफा देखनी है वीडियो, इसमें जो चीज आपको कुछ चीजें आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, कुछ चीजें अगर नहीं भी एक्सप्लेन कर उसकी रीजन मेंशन की हुई है। ठीक है, आप उसकी रीजन को देख लें और उसके बाद